आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन रेडियो डॉक्टर में। आज इस प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त सीमा आर्य। आप सबको मेरा नमस्कार। और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता दास, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और दोस्तों, आज का रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम बहुत खास है और वो खास बात यह है कि आज है 11 जुलाई और हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसलिए हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोकस रहेगा आबादी को कंट्रोल करने की जरूरत, उसके उपाय और तरीकों पर, जिनके बारे में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सुजाता दास आपकी हर बात, आपका हर संदेह और सवालों का जवाब देंगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आखिर ये दिन मनाए जाने की जरूरत क्यों? जी हाँ, एज फार एज वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, अगर हम बात करें ईयर ऑफ 5 बिलियन की, जी, तो वो 1987 में शुरू हो गया था। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो 5 बिलियन को क्रॉस कर गई थी। तो ये एक ऐसा सवाल है जो सभी विश्व में सभी बड़े नेताओं ने, बड़े देशों ने बहुत ही सीरियसली लिया था कि जो विश्व की पॉपुलेशन है, जो आबादी है, जो उसका विस्तार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या से कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सो इस दिन को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एस्टैब्लिश किया था 1989 में। और खास तौर पे जब बात हमारे देश की होती है, भारत की होती है, तो हमारी आबादी तो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। और हालांकि देश ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छे, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, जितने भी विकास के कार्य हैं वो सारे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो खास वर्ग है, कहना चाहिए, वो इन सारी सुविधाओं से वंचित रह गया है या कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और हम फिर वहीं घूम फिर कर पहुंच जाते हैं। गरीबी है और कहना चाहिए कि जो सुविधाएं हैं वो सब तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जी, जहां तक परिवार नियोजन का सवाल है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसमें हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जितनी जिम्मेदारी महिलाओं की है उतनी ही जिम्मेदारी पुरुषों की भी है। पहली बात, बहुत जरूरी है ये समझना कि बढ़ती हुई आबादी को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब, पहले हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि भाई आज का जो टॉपिक है वो उन तक पहुंच गया है कि बढ़ती आबादी के बारे में वो भी क्या सोचते हैं और क्या समस्याएं महसूस करते हैं और इसे कंट्रोल क्यों किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी उनकी क्या राय है और इससे जुड़ी क्या समस्याएं भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इशारा मिल रहा है कि एक फोन कॉल हमको पहुंच रहा है, तो चलिए पहले उन्हें सुनते हैं और उनकी क्या बात है जो वो डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार आपको भी जी। नमस्कार आपका। हाँ, ये बहुत बर्निंग इशू आज आपने उठाया और बहुत अच्छा लग रहा है जी। पंचकुला से बोल रही हूँ जी। अपना नाम बताएं। बोल रही मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से जी। आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। और अगर आप कोई सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहें, क्योंकि रेडियो के जरिए डॉक्टर आपके घर तक पहुंच रहा है, बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं आगे भी करती रहती हूँ। मैं इस प्रोग्राम का जैसे मुझे नशा है एक। अच्छा जी, बिल्कुल। तो ऐसा है डॉक्टर साहब कि ये कैसे काबू होगी, ये जो एक्सप्लोड हो चुका है बॉम्ब पॉपुलेशन का। जी, जहां हम जनसंख्या की बात करते हैं, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो वाकई एक चिंता का विषय है। इस पर नियंत्रण के लिए 3-4 मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो जागरूकता है जो बहुत जरूरी है, जो एक वरदान की तरह काम करती है। हर देश के हर एक व्यक्ति को जागरूक करना बहुत जरूरी है बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में, इसके बारे में जो समस्याएं हैं आगे आने वाले 10 वर्षों या 20 वर्षों के बाद, जो आज भी हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो हम सभी के सामने है। एक्चुअली दूर दूर तक ये जागरूकता पहुंचे और सभी स्तरों पर लोग इस जनसंख्या के बारे में जागरूक हों और वो अपने स्वास्थ्य और किस तरह से जनसंख्या को नियंत्रण कर सके और अपने जीवन स्तर को सुधार सके। इसीलिए
से रेडियो डॉक्टर एक प्रयास करता है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम ये बहुत जरूरी है कि जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण लगाना है, परिवार नियोजन के साधन क्या क्या है, हमें जन जन तक इस संदेश को पहुंचाना है। जी, तो अब हमारे जो साथी हैं वो हमें फोन करेंगे और जब तक उनके कोई और सवाल हम तक आएंगे, डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि खास तौर पर एक ये जो जिम्मेदारी है, जब हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो वो खास तौर पर एक स्त्रियों पर डाल दी जाती है कि भाई क्योंकि मातृत्व उनका अधिकार क्षेत्र है, तो क्या उन्हें ही सोचने की जिम्मेदारी है कि किस तरह वो अपनी फैमिली को प्लान करें या किस तरह से वो बच्चों के बीच में जन्म के अंतर को नियंत्रित करें, या कब वो ये फैसला लें कि उन्हें मां बनना है? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब एक दंपति ये सोचना शुरू करता है कि उन्हें अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, तो ये जो जिम्मेदारी है वो केवल महिलाओं की ही नहीं है, ये जिम्मेदारी पुरुषों की भी है। उनके ऊपर पूरा दायित्व है कि उनको अपना परिवार कैसे बढ़ाना है, बच्चों में कितना अंतराल रखना है और परिवार नियोजन के साधन क्या क्या है। जो परिवार नियोजन के साधन है वो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी है। तो ये एक बहुत जरूरी एक संदेश है जो हम यहाँ आपके द्वारा पहुंचाना चाहते हैं सभी लोगों तक, कि ये बहुत जरूरी है कि फैमिली को कैसे प्लान करना है, ये दायित्व जो है वो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी है। और एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो उन्हें भी सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो। जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर के साथ, कहाँ से कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, एंकर मैम को नमस्कार। जी नमस्कार आपको। डॉक्टर मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछे। बोल रहा हूँ करमपुरा, दिल्ली से ही। जी मैम, वैसे मैं कुंवारा हूँ, शादी मेरी नहीं हुई है जी। अब मैं सवाल पे आता हूँ जी कि मैम देखिए, ऐसा कि जिस घर में 2 लड़कियां पैदा हो रही हैं या 2 लड़के पैदा हो रहे हैं जी, वो तो उन पर ध्यान दे ही नहीं रहे। लड़के वाले लड़की पैदा करना चाह रहे, लड़की वाला लड़का पैदा करना चाह रहे, और हमारा पुरुष प्रधान समाज भी है। तो लड़के की चाहत से ही हमने दुनिया पछाड़ दी पॉपुलेशन के मामले में जी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है आपसे पूछना कि आप तो घरेलू स्तर पर बता रही है, पर सरकार के थ्रू जैसे लड़की पैदा हो रही है तो 5,000 दे रही है, इस साल लड़की पैदा हो रही है तो 5 लाख दे रही है। तो लोगों ने ये घर घर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया लड़की पैदा करने के चक्कर में। अब इसलिए जनता नहीं, देखिए इसमें कई तरह के पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई तरह के तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना भी बहुत जरूरी है। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी वो 1976 में ही शुरू हो गई थी। इस तरह के कई कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। जागरूकता फैलाना एक तथ्य है, उसके साथ ही बहुत सी चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जहां तक बर्थ रेट और डेथ रेट का सवाल है, उसमें काफी कमी आई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ ही डेथ रेट में भी कमी आई है। जहां तक हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियोज की बात करते हैं उसमें भी काफी कमी आई है। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी आज से कुछ वर्षों पहले तक 378 थी, वो गिरकर अब केवल 103 रह गई है। इसका अर्थ है कि प्रजनन से रिलेटेड जो भी कारण है, जो महिलाओं के लिए जो मृत्यु दर है, उसमें काफी कमी आई है। तो इस तरह से कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जागरूकता फैलाना ग्रास रूट लेवल पे बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, जो हमारे ये लिसनर है, इन्होंने सबसे पहले लाइन बोली कि वो अनमैरिड है, तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जो अनमैरिड हैं और जो शादी करने की तैयारी में है, तो उन्हें शादी से पहले भी इस बारे में कुछ प्लान करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। परिवार नियोजन के तरीके जो हैं आज हमारे सामने जो हैं, जो भी टेम्पररी मेथड्स हैं या जो परमानेंट मेथड्स हैं, उनकी जानकारी हर एक व्यक्ति को होना, हर एक महिला को होना, हर एक पुरुष को होना, हर एक आयु वर्ग को होना बहुत जरूरी है। ये एक क्लियर संदेश है जो हम आपके थ्रू यहाँ से भेजना चाहते हैं। तो जैसे कि जब शादी होती है लड़की की, तो घर में पेरेंट्स भी सारी तैयारियां करते हैं, वो उसका लहंगा कैसा होगा या उसके कपड़े कैसे होंगे, वो सारी जो प्रिपरेशन और लड़कियां खुद भी करती हैं और लड़के भी। लेकिन शायद ही कभी वो इस बारे में भी सोचते हैं या घर में डिस्कस होता है कि उनको आगे अपनी फैमिली कब प्लान करनी है और किस तरीके से उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। जहां तक फैमिली प्लानिंग का सवाल है, इसके विषय में बात घर में भी होनी चाहिए, घर परिवार में भी होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे भी होनी चाहिए, जहां करिकुलम में एक छोटा सा पोर्शन इस विषय में भी रखा जाता है। और बहुत सी जानकारियां हैं जो हम प्रिंट मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू या टेलीविजन के थ्रू जन जन तक पहुंचाते हैं। तो इस परिवार नियोजन के बारे में सभी को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी ये प्लान
फैमिली प्लान करने की बात हो रही थी, तो ये भी देखना जरूरी है कि एक तो शादी की लड़कियों की जो एक एज फिक्स है कि भाई 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, लेकिन एक लड़की माँ बनने के लिए उसका जो फिजिकली वो और मेंटली कब तैयार होती है और कब कहना चाहिए कि एक आइडियल समय रहता है कि जब उसे माँ बनने के बारे में सोचना चाहिए। आपने काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जहां तक लीगल एज का सवाल है वो 18 वर्ष और 21 वर्ष है, जैसे आपने कहा। लेकिन अगर एक महिला की अगर हम बात करते हैं तो 21 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के बीच जो शरीर का विकास है और जो मानसिक विकास है वह सबसे बेहतर है कॉन्सेप्शन के लिए। कॉन्सेप्शन रेट सबसे अधिक होते हैं इस ड्यूरेशन में, और जो ये देखा गया है जो जन्म के दौरान जो समस्याएं हैं वो काफी कम होती हैं। जो बच्चों में भी जो जन्म से संबंधित विकार हैं उसकी दर बहुत कम होती है। तो अगर हम देखें, जहां तक हम फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं या मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 21 से 30 वर्ष की आयु जो है वो सबसे अच्छी है रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए। आप हैं रेडियो डॉक्टर के साथ और प्रोग्राम चल रहा है, और इस बीच में हमारे कुछ मैसेज भी साथियों ने कर दिए हैं, और उसमें ये संदेश भेजा है हमारे जो श्रोता हैं वो ही लिख रहे हैं कि नमस्कार। और वैसे तो शुरू से ही कहा जाता है कि 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, और बढ़ती हुई आबादी पर तो इनका कहना है कि सरकार ने ही कोई कानून लाना चाहिए। ये उमेश कुमार जी कह रहे हैं खयाला से। तो सरकार तो कानून लाती है और कानून बनाए भी हैं, लेकिन उसको फॉलो करने वाले तो हम ही हैं। और उसके अलावा हमें ये भी तो देखना है कि आप जो बच्चों को इस दुनिया में लेके आएंगे उनकी एजुकेशन है, उसका हेल्थ कैसी होगी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं रेडियो डॉक्टर के साथ और आपने ट्यून किया है FM रेनबो 102.6, और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुजाता दास। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बच्चों में गैप होने की और सरकारी प्रयासों की, एक हमारे जो श्रोता ने लिखा था, तो इस बारे में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में बताइए डॉक्टर। जी, जहां तक भारत सरकार के प्रयासों का सवाल है, प्रयास बहुत सारे किए जा चुके हैं और आगे भी चल रहे हैं। जहां तक इसकी शुरुआत की बात है, 1956 में पहली बार इस विषय में बात की गई थी। जहां तक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का सवाल है वो 1976 में शुरुआत की गई थी जी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसी समाधान थे, तरीके थे जो भारत सरकार ने प्रदान किए थे सभी लोगों को, महिलाओं और पुरुषों को। जिसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है परिवार नियोजन की बात करना, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टेम्पररी मेथड्स हैं, तरीके हैं जिसके द्वारा परिवार को सीमित रखा जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे परमानेंट मेथड्स भी हैं जिससे परिवार को सीमित रखा जा सकता है, जिसमें हमारे कई तरह के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, चाहे वो गोलियां हो, चाहे वो कॉपर्टी के फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शंस के फॉर्म में हो या जेल्स के फॉर्म में हो, वो कई तरह के जो सुविधाएं हैं वो सभी सरकारी अस्पतालों में, इसके साथ ही कई तरह के केंद्रों में उपलब्ध है। और इसके साथ ही जो जरूरी जानकारी है, डॉक्टरी जानकारी है, वो भी प्रदान की जाती है। सो इस तरह के कई तरह के प्रयास है जो सरकार के तरफ से लोगों को दिए जा रहे हैं। जागरूकता फैलाना भी एक बहुत ही अहम इसमें कदम है। और इसी बीच एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर के साथ। हाँ जी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार, डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा बेसिकली एक ही वो था, हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग ऑटो के पीछे या बसेस के पीछे, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ जी, तो लिखा होता था कि हम दो हमारे दो जी, ठीक है मैम। आजकल लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। तो ऐसा कोई स्लोगन आज से 10 साल पहले तक तो मैंने देखा था, लेकिन उस तब से लेकर आज तक शायद ही कभी किसी ऑटो के ऊपर या किसी बस के ऊपर या किसी हॉस्पिटल के अंदर लिखा हुआ कहीं नहीं पढ़ा गया मैम। क्या वो स्लोगन दोबारा से, देखिए मैम, आजकल लोग बात करते हैं कि छोटे लोग जो लोग वो है पढ़े लिखे नहीं है वो ज्यादा बच्चे पैदा कर, ऐसा कुछ नहीं है मैम। पॉपुलेशन कंट्रोल कोई भी नहीं कर पा रहा है आज की डेट में। जिसको जितना लग रहा है, जिसके पास जितना हो सकता है वो कहता है मेरा फैमिली जितनी बड़ी हो सकती है हो जाए। किसी को सरकार के या देश के बारे में कोई टेंशन नहीं है।
किसी को कोई लेना देना नहीं है। और यही जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए और प्रयास किए जाते हैं। और रेडियो डॉक्टर के जरिए भी हमने आज जो ये मुद्दा उठाया है वो यही है कि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि वो फैमिली को छोटा रखने के लिए, क्योंकि फैमिली छोटी रखते हैं या बच्चों के गैप रखते हैं, बच्चों में कम बच्चे होते हैं, तो वो एक आपके पूरे जीवन स्तर पर इसका असर रहता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा एक वो सिर्फ एक आप लोगों से एक अपील या एक आप वो समझ लीजिए कि एक मैं आप लोगों को राय देना चाह रहा हूँ कि आजकल एक छोटे से छोटे गांव के अंदर ई रिक्शा चल रहा है मैम, ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो है चल रहा है। क्या हम उसके पीछे एक छोटा सा ये स्लोगन लिख नहीं सकते, हम दो हमारे दो? जी, आपने जो संदेश दिया है बिल्कुल सही और क्लियर कट है। जहां तक जागरूकता का सवाल है वो हर एक जन, हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी जागरूकता का सही अर्थ हमारे सामने आएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जी। और इसका सिर्फ लिख देने से ही जागरूकता नहीं आएगी, बल्कि हमको इसके लाभ, हानियां और इसके क्या नुकसान है, जब तक हम इस चीज से जागरूक नहीं होंगे, जानकारी इसकी नहीं होगी, तब तक हम इस और कदम नहीं बढ़ा सकते और प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होगा। और एक और कॉलर हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी। हाँ, जितेंद्र जयपुर से। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। हमारा प्रश्न है कि लोग मतलब जैसे पुरुष जो है वो नसबंदी से क्यों मतलब घबराते हैं, वो जल्दी कराना नहीं चाहते हैं, क्या रिस्क है क्या उसमें? नहीं, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ये एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, एक बहुत ही छोटी सी सर्जरी है जिसके बाद तुरंत घर जाया जा सकता है और 2 दिन के अंदर आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और मैं यहाँ फिर दोहराना चाहूंगी, जहां तक परिवार नियोजन का सवाल है वो हम सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो इस विषय में पुरुषों को भी आगे आना होगा और परिवार के दायित्व और जो परिवार नियोजन से संबंधित जो भी जागरूकता है उसे समेटना होगा। तो ये बहुत जरूरी है सभी के लिए। और एक व्हाट्सएप मैसेज भी हम तक पहुंचा है और इसे भेजने वाले हैं सुशील ठाकुर जी दिल्ली से। 2 बच्चों के बीच में कितने साल का अंतर रखना चाहिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक 2 बच्चों के बीच का अंतराल है वो कम से कम 3 वर्षों का होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि डिलीवरी के बाद महिलाओं को ये अक्सर देखा गया है कि खून की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कई तरह की अलग अलग प्रकार की कमियां हो जाती हैं, साथ ही कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी है जो हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी है उस महिला के लिए, जहां तक खून की कमी का सवाल हो या कैल्शियम की कमी का सवाल हो, वो पूरा करने के लिए शरीर दोबारा पूरी तरह से तैयार होना चाहिए अगले बच्चे के लिए। ये बहुत जरूरी है। तो इतना अंतराल आवश्यक है। और इन्होंने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि सिर्फ औरतें ही जो हैं वो इस बारे में सोचें, इसके साथ ही जरूरी है कि पुरुष भी इस बारे में सोचें और प्लान करें। और आजकल तो डॉक्टर साहब कई नए साधन और नई टेक्निक्स ऐसी हो गई हैं जिसके जरिए बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है और बच्चों के बीच में डिस्टेंस रखा जा सकता है। कई तरह के गर्भ निरोधक हमारे पास जो है, जो साधन है वो उपलब्ध है। जैसा मैंने पहले भी कहा, टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स। इसके अलावा हमारे पास कॉपर्टी डिवाइसेस हैं जो 5 वर्षों के लिए या 10 वर्षों के लिए होते हैं। तो इस तरह से महिलाओं को काफी एक स्वतंत्रता है कि वो किस तरह से अपना जो परिवार नियोजन है वो चुन सकती हैं। इसके साथ ही कई तरह के इंजेक्शंस हैं, जेल्स हैं और बहुत ही रिसेंटली जो इम्प्लांट्स हैं जी, जो बहुत जरूरी है, जिससे भी बच्चों के बीच सही अंतर रखा जा सकता है। तो ये कई तरह के नए गर्भ निरोधक के साधन हैं जो भारत सरकार ने प्रदान किए हैं। और डॉक्टर साहब ये भी है कि जो अर्बन एरिया में या जो शहरों में लोग रहते हैं उनके पास डॉक्टर तक पहुंचने की अप्रोच भी है, वो वहां डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कई चीजों के बारे में उनको जानकारियां भी मिल सकती हैं। लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में जहां की पूरी सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन क्योंकि महिलाओं से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं, तो उन्हें इस तरह की जानकारी कैसे दी जाए और उन्हें इसके लिए अवेयर किया जाए कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मातृत्व का सुख उठाएं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये एक चैलेंज भी है कि हर एक व्यक्ति तक, हर एक महिला तक, हर एक पुरुष तक देश के हर कोने में
कैसे इस जागरूकता को फैलाया जाए। आजकल जहां तक हम मीडिया की बात करते हैं, वो एक बहुत ही स्ट्रांग मीडियम है जिसके थ्रू हम एक मैसेज जो है, वो क्लियर मैसेज जो है वो जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास प्रिंट मीडिया है, अखबार है, मैगजीन्स हैं, तरह तरह की जानकारियां हैं जो हम इंटरनेट पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो बहुत जरूरी है। साथ ही जो मेडिकल सर्विसेज हैं उन्हें भी ग्रास रूट लेवल तक आके काम करने की बहुत जरूरत है। और एक ये जो लोगों के बीच में धारणा रहती है कि परिवार नियोजन के अगर साधन अपनाए जाएंगे या ऑपरेशन किया जाएगा या इसके लिए जो भी वो एक मेडिकल स्टेप लेंगे तो उससे शरीर को कुछ नुकसान होगा या आगे चल के उन्हें दोबारा मातृत्व का सुख उठाने में मुश्किल होगी। तो ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। इन सभी तरीकों का शरीर पर या मानसिक विकास पे किसी तरह का कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये बहुत जरूरी है कि आज हम परिवार नियोजन की बात करें और बच्चों के बीच सही अंतराल रखें। और तभी जो हम बढ़ती आबादी की बात करते हैं और हर साल ये दिन मनाते हैं, वो तभी सफल हो सकता है क्योंकि अब जो है हम उस कगार पर हैं कि इस बारे में हमें सोचना ही होगा। और एक मैसेज भी हमें मिला है, ये बबन ठगे जी ने परभणी से भेजा है। लिख रहे हैं कि भारत की आबादी के मामले में जो है लगभग पहला ही स्थान है और जबकि 7वें स्थान पर हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से आता है। तो जमीन तो उतनी ही है और आबादी बढ़ रही है। बात तो सही है जी। लेकिन इस विषय में जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारी सकारात्मक तथ्य हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से भारत सरकार के और हम सभी के प्रयासों का जो नतीजा निकल रहा है, जहां तक बर्थ रेट का सवाल है, जहां तक डेथ रेट का सवाल है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स का सवाल है, रेशियोज का सवाल है, उसमें काफी कमी आई है। जहां तक ग्रोथ रेट का सवाल है, अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो 1.1% मानी जाती है और हमारे देश में जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है, वो 1.2% है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, कंपेरेबल है विश्व से। तो ऐसे बहुत से सकारात्मक पहलू भी हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और आगे भी कई वर्षों तक हमें इस विषय में काम करने की आवश्यकता है। और ये एक व्हाट्सएप मैसेज आया है पलवल हरियाणा से, संत राम भावना ने ये भेजा है और ये कह रहे हैं कि जो परिवार में इस बारे में बात करने में लोग हेजिटेट करते हैं, यानी कि उन्हें संकोच होता है, इसलिए ज्यादातर जो गांव में होते हैं वो इस तरह के प्रोग्राम गांव तक पहुंचाने चाहिए या इस तरह के प्रोग्राम गांव में करवाने चाहिए क्योंकि वहां लोग अपनी इस बात को कहने में संकोच करते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक संदेश पहुंचाने का सवाल है देश के हर कोने तक, वो हम रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए या अखबारों के जरिए या प्रिंट मीडिया है या व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी है उससे पहुंचा सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रयास हैं जो अभी हमें आगे करना बाकी है। मैंने पहले भी कहा, ग्रास रूट लेवल पे काफी काम करने की आवश्यकता है। हमारे प्रयास जारी हैं और अगले कई वर्षों तक आगे जारी रहेंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और डॉक्टर साहब, पहले हमने बात करी थी कि माँ बनने की सही उम्र क्या होती है, लेकिन आज जब हम शहरों की बात करते हैं तो जो शादी की एक उम्र है उससे लड़कियां क्योंकि पढ़ रही हैं और वो बहुत जल्दी माँ बनना भी नहीं चाहती, वो प्लान करती हैं कि थोड़ा अपना करियर पर फोकस करें। तो अगर उम्र के हिसाब से थोड़ा लेट माँ बनने का फैसला किया जाए तो उसका क्या असर होता है, ये भी हम जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे। जी, जहां तक जो आपने एप्रोप्रिएट एज की बात की, वो जैसा हमने कहा 21 to 30 इयर्स के बीच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद बहुत तेजी से समस्याओं का बढ़ना शुरू हो जाता है। 30 के बाद जो है, जो क्वालिटी ऑफ एग्स हैं, जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है, उसमें थोड़ी कमी आती है। 35 की एज के बाद और आती है, 40 की एज के बाद या 45 की एज के बाद ये समस्या थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर हम देखते हैं कंसेप्शन रेट्स, तो वो प्रति वर्ष 1.2 to 2% के हिसाब से कम होते जाते हैं जैसे जैसे एज का बढ़ना चलता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो कैरियर के साथ साथ बाकी चीजें भी जरूरी हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज थिंग्स। और जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है ना, वो अब सारी चीजों का हल या समस्याओं का समाधान इंटरनेट पे ढूंढती है। तो इंटरनेट से जो जानकारी वो लोग पाते हैं
वो जानकारी, चाहे फिर वो आबादी को नियंत्रित करने के बारे में हो या अपनी लाइफ के बारे में हो, तो वो जानकारी जो वहां से हासिल करते हैं वो कितनी लाभदायक है? आपने काफी अच्छा प्रश्न किया है। जहां तक जानकारी का सवाल है, वो जानकारी जो है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की जानकारी हो, सही होनी चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जितनी जानकारी इंटरनेट पे है या आप बाकी दूसरे जरिए से पाते हैं, उसमें सही तथ्य कितने हैं, सही जानकारी कितनी है, ये बहुत जरूरी है कि आप एक मेडिकल पर्सन से, डॉक्टर्स के पास आके सही जानकारी प्राप्त करें और उसी को फॉलो करें। और आज इतना अच्छा टॉपिक है, आबादी नियंत्रण के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उम्मीद थी कि हमारे अगर कुछ महिला श्रोताओं के भी फोन हम तक पहुंचते और वो इस बारे में खुद बात करती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने के लिए आप यहाँ थी। बहरहाल एक और श्रोता लाइन पर हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आप हैं रेडियो डॉक्टर के साथ। मैं रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली 27 से। नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछें। डॉक्टर साहब को भी सादर प्रणाम। नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछें। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो परिवार नियोजन के लिए नए नए तरीके, नए नए साइंटिफिक आ रहे हैं जी, वो महिलाओं के लिए कितने सेफ हैं, कृपया ये बताने का कष्ट करें। इनकी सेफ्टी के साथ कोई भी डाउट नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी। और इसकी सही जानकारी प्राप्त करना, पूरी जानकारी प्राप्त करना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक बड़े अस्पताल में या कहीं भी आप डॉक्टर्स के पास जाएं, सही जानकारी प्राप्त करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद मैडम, जय हिंद। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल हम ये भी लेना चाह रहे थे कि जो उम्र के हिसाब से हम कहते हैं कि गर्भ धारण करने के लिए जो एज सही रहती है, तो उसके अलावा कुछ ऐसी, अगर कम एज में माँ बनती है लड़की, तो उसको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है। जो गर्भ धारण की जो एज है, जो सही एक एप्रोप्रिएट है, अगर उससे हम एक्सट्रीम्स ऑफ एज की तरफ जाते हैं, अगर हम बात करें टीनेज प्रेगनेंसीज की, तो उसमें कई तरह की समस्याएं जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। चाहे वो खून की कमी हो या ब्लड प्रेशर का अधिक बढ़ना हो या प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं हो। जहां तक बढ़ती उम्र का सवाल है, इस तरह की समस्याएं, चाहे वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होना है या डायबिटीज की समस्या है या और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें एनीमिया की समस्या हो सकती है, जिसमें जो बच्चा है उसमें जो कई तरह के शारीरिक और मानसिक विकार हो सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है बढ़ती उम्र के साथ। ये सब हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की समस्याएं हम देख सकते हैं। और एक लातेहार झारखंड से हमें संदेश आया है, और ये लिख रहे हैं ग्राम बारी यातू से कौलेश्वर ठाकुर। ये लिख रहे हैं कि महिलाओं को मां बनने की सही उम्र क्या होती है और कितने सालों के बाद मां को मां बनने से खतरा हो सकता है, जिसका जिक्र अभी आपने किया। जी, जो ये है बहुत, अगर हम एक्सट्रीम्स ऑफ एज की बात करें, अगर हम बात करते हैं 18 इयर्स से कम की, 18 वर्ष की आयु से कम की, तो उसमें कई जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे प्रीमैच्योर डिलीवरी का होना, या फिर बच्चे की ग्रोथ ठीक से ना होना, या खून की कमी की समस्याएं, या प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं, या डिलीवरी के बाद भी होने वाले बहुत से इन्फेक्शंस हैं या खून की कमी है, जो आमतौर पे देखे जा सकते हैं। जहां तक बढ़ती उम्र का सवाल है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो उनके रहते जो प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और एक कॉलर भी हमसे जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं मनोहर लाल गांधी गाजियाबाद से बोल रहा था। जी नमस्कार। जी, मेरा सवाल है, जैसे माता पिता की 2 संतान हैं जी, 2 तो ठीक है, लेकिन तीसरी चौथी होने के बाद जी उनके स्वास्थ्य पे और उनके जीवन पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? देखिए, कई तरह के हम इस विषय में कई तरह के जो जटिलताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बात कर चुके हैं। हम आगे भी बताना चाहते हैं कि एक छोटे परिवार को चलाना, मैनेज करना सभी के लिए आसान है। एक बड़े परिवार का, जहां कई बच्चे हैं, माता पिता को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो भोजन की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा के अवसर हो, चाहे वो रोजगार के अवसर हो। इस तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह के बहुत सी चीजें हैं। अगर हम
विश्व स्तर की बात करें या भारतवर्ष की बात करें तो इससे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे देखनी होंगी। जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो तेजी से खर्च हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, या जो हमारी इकोनॉमी है जिसके ऊपर तेजी से प्रभाव पड़ रहा है, तो जो इस तरह की परेशानियां हैं, जो कई तरह की परेशानियां हैं जो बढ़ती आबादी के साथ हमारे सामने आती हैं। जी। और डॉक्टर साहब, एक माँ को फिर अगर 2 से ज्यादा उसके बच्चे हैं तो उसके शरीर पर भी तो उसका कुछ असर पड़ता है। जी, इससे कई तरह की परेशानियां माँ के ऊपर भी जब प्रेगनेंसी कई बार होती है, अधिक बच्चे हैं या बहुत जल्दी प्रेगनेंसी का होना, 2 बच्चों के बीच 3 या 4 साल के जो गैप है वो ना होना, कई तरह की परेशानियां महिलाओं को भी झेलनी पड़ सकती हैं। चाहे वो खून की कमी की समस्या हो या कैल्शियम की कमी हो या हड्डियों की कमजोरी की समस्या हो या कई तरह के इन्फेक्शंस भी हैं। तो इस तरह से कई तरह की चीजें हैं जो महिलाओं को भी ध्यान रखना आवश्यक है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज हम विश्व जनसंख्या दिवस पर ये खास प्रोग्राम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं परिवार नियोजन, जेंडर समानता, गरीबी, माताओं के स्वास्थ्य और साथ ही मानव अधिकार के महत्व को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। और खास तौर हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से आबादी को बढ़ने में एक जो दंपति है उनका सहयोग मिल सकता है और वो अपने आप को अपने परिवार के प्रति प्लान करके जो है इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो अगर छोटी उम्र में कोई लड़की माँ बनती है तो उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं? जी देखिए, गर्भधारण के लिए सही आयु का होना बहुत जरूरी है। कम उम्र में होने वाली जो समस्याएं हैं तो टीनेज प्रेगनेंसीज की जहां हम बात करते हैं, शरीर जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ना फिजिकल डेवलपमेंट है ना मेंटल डेवलपमेंट है गर्भधारण के लिए या जो शिशु है उसके लालन पालन के लिए। जो समस्याएं हैं वो कई तरह की हो सकती हैं, चाहे वो खून की समस्या हो, एनीमिया की समस्या हो या फिर इन्फेक्शंस हो या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कई तरह की जटिलताएं हैं, जैसे वो प्रीटर्म लेबर हो चाहे प्रीटर्म बर्थ हो, जो शिशु का वजन है या जो समय है वो काफी कम होता है। 7वें 8वें महीने में जो डिलीवरीज हैं उससे काफी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। जो शिशु का जन्म के समय जो वजन है वो काफी कम हो सकता है। जो मृत्यु दर है वो भी काफी ज्यादा देखी गई है। इसी के साथ ही जो प्रसव के दौरान होने वाली समस्याएं हैं, चाहे इन्फेक्शंस हो चाहे रक्त का अधिक स्राव हो, कई तरह से जो महिलाएं हैं उनके शरीर पर बहुत ही बुरा असर डालता है। और डॉक्टर साहब, कभी कभी ये होता है कि प्लान नहीं कर रहे होते हैं दंपति, लेकिन वो कहते हैं ना अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जी, एंड जैसा कि आपने कहा, अगर किसी प्रेगनेंसी को जो आप कह रहे हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जो इसके अंतर्गत कई तरह के प्रोविजंस हैं जो लोगों को प्रदान किए जा सकते हैं, महिलाओं को प्रदान किए जा सकते हैं, जिसके लिए किसी बड़े अस्पताल में डॉक्टर से मिलकर सही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। और प्रेगनेंसी से जुड़ी जो समस्याएं हमारी माताओं और बहनों को जो आती हैं, तो एक तो सबसे पहले आपने कहा कि अगर बार बार वो बच्चे को जन्म देती हैं तो शरीर कमजोर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो लेकिन कई अंधविश्वास भी जुड़े होते हैं, खासतौर पे जो हम इंटीरियर इलाकों की बात करते हैं, तो वहां अगर शादी के तुरंत बाद 1 साल में ही अगर बच्चा नहीं होता है तो घर वालों का एक प्रेशर रहता है। तो इस बारे में एक विवाहित कपल को किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक जो विवाहित दंपति है, ये पूरी तरह से उन्हीं का दायित्व है, उन्हीं का फैसला है कि उन्हें अपना परिवार जो है वो कब शुरू करना है, कब बच्चों को इस दुनिया में लाना है, कितने बच्चे होने चाहिए और बच्चों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये जागरूकता और जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहां तक हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहां महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जहां उन्हें फैसला लेने की जो उनके पास जो स्वतंत्रता है
वो होना बहुत जरूरी है। अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, कितने बच्चे और बच्चों में कितना अंतराल रखना है, परिवार नियोजन के क्या क्या साधन हैं और किस तरह से उसकी जानकारी प्राप्त करनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। और साउथ दिल्ली कालका जी से दिनेश दयाल जी का ये संदेश हम तक पहुंचा है और ये कह रहे हैं कि सभी डेवलप्ड कंट्रीज जो है उन्हें देखिए, वहाँ लिमिटेड पॉपुलेशन है और इंडिया में एक्सेस पॉपुलेशन है और ये सभी प्रॉब्लम्स का कॉज है, जड़ है। तो ये सब तो हम जानते हैं और इसी प्रॉब्लम्स से पार पाने के लिए ये सारे उपायों की हम बात कर रहे हैं जो हमारी एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं वो बता रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी बातें बताई हैं, जो साधनों के बारे में जानकारियां दी हैं, वो हमारे श्रोताओं तक पहुंची होंगी और उन्हें काफी फायदा हुआ होगा। और जो कपल्स शादी के बाद अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं या जो शादी करने की तैयारी में हैं, उन्हें भी आज के इस प्रोग्राम से जरूर फायदा हुआ होगा। जी बिल्कुल। अंत में मैं बस यही एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगी कि परिवार नियोजन एक बहुत ही आसान व्यवस्था है। जानकारी कैसे प्राप्त करनी है, परिवार नियोजन के साधन क्या क्या है, डॉक्टर्स के पास आना है, अपनी समस्याओं को रखना है और कैसे कैसे इन परिवार नियोजन के साधन को इस्तेमाल करना है और अपने परिवार को सीमित रखना है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम आज के अपने इस प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर को यहीं समाप्त करते हैं और सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी। और डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।